Hello students, it's chemistry time learning platform. Hi, I'm Monica. Today we'll continue our topic that is your Fezan's rule. देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर लिया था कि फेजान रूल क्या होता है। फेजान रूल एक्चुअली हम कंपेयर करने के लिए मीन्स एक कंपेरेटिव स्टडी के लिए यूज करते हैं, मतलब एक आयनिक कंपाउंड्स के अंदर कितना कोवेलेंट करैक्टर है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, हम वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द फेजान रूल, पोलराइजेशन, व्हाट इज पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिबिलिटी और फैक्टर्स और प्रॉपर्टीज दैट अफेक्ट द पोलराइजेशन। ये हम चीजें ऑलरेडी स्टडी कर चुकी हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, पहले वो प्रीवियस वीडियो ही देखे, उसके बाद आपका कंसेप्ट एक माइंड में बन जाएगा कि क्या होता है, उसके बाद क्वेश्चन सॉर्ट आउट करना। ठीक है, तो आज हम एक हमारा जो लास्ट टॉपिक रह गया था इसका, वैसे लास्ट नहीं कह सकते क्योंकि हमारा थर्मल स्टेबिलिटी भी इसका रहता है। तो पहले हम स्टडी करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोवेलेंट करैक्टर के लिए ही। ठीक है, तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बाद हमारे पास क्या आता है, कॉन्फ़िगरेशन। ये भी प्रॉपर्टी ही एक तरीके से लगा सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। ठीक है, इसमें क्या होता है ना स्टूडेंट्स, हमारे पास तीन चीजें होती हैं। एक होता है इनर्ट गैस, एक होता है नॉन इनर्ट गैस और एक होता है आपका, आप कह सकते हो, स्यूडो इनर्ट गैस। ठीक है, बेसिकली दो टर्म्स आती हैं हमारी, कौन कौन सी, इनर्ट गैस और स्यूडो इनर्ट गैस। बेसिकली आपको ये दो ही पढ़ाई जाती हैं, थर्ड की हम बात ही नहीं करते, बट हम तीनों को ही लेकर चलेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से। ठीक है, एक्चुअली देखो, जब आप पीरियोडिसिटी पढ़ते हो तो आप वहां बताते हो कि जैसे ही आप अलोंग द पीरियड मूव करते हो, अलोंग द पीरियड मीन्स जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो तो अलोंग द पीरियड मीन्स जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो वहां हम क्या स्टडी करते हैं कि जो आपका कोवेलेंट करैक्टर है, सीसी मीन्स कोवेलेंट करैक्टर, वो क्या करता है, आपका लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है और टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप कोवेलेंट करैक्टर डिक्रीज करता है। ठीक है, अब बेसिकली वो एक्चुअली ऐसा होता है क्यों, जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, जो हम पढ़ने वाले हैं ना कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन, वहां से आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी माइंड में कि एक्चुअली लेफ्ट टू राइट कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज करता क्यों है। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज आती है इनर्ट गैस, फिर आपको मैं स्यूडो इनर्ट गैस बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी माइंड में, उसके बाद ही आप क्वेश्चंस पे जाना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपके पास आता है इनर्ट गैस। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा आता है, एक आप देखो, दिस इज योर इनर्ट गैस। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन के अंदर क्या क्या आता है आपका, फर्स्ट वन इज योर इनर्ट गैस, ओके फाइन। सेकेंड वन इज योर स्यूडो इनर्ट गैस, स्यूडो इनर्ट गैस। ठीक है, थर्ड वन, जैसे थर्ड पढ़ाया नहीं जाता है बेसिकली, बट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास नॉन इनर्ट गैस। देखो स्टूडेंट्स, अब यहां पर क्या है ना, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस किसको बोलते हैं हम, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या कहा मैंने, जिसके आउटर मोस्ट शेल में, बाहरी, जो सबसे बाहरी शेल होता है ना, ये देखो, ये हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब मैंने मान लिया बीच में कोई शेल है, ये आपका ये वाला जो कंसिडर होगा ना, दिस इज योर आउटर मोस्ट शेल। देखो बच्चा, हर एक क्लियर करना चाहिए चीज, हर एक कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज क्या होता है ना, रट्टाफिकेशन ही होता है। तो पहले आप समझो चीजें क्या है। ये क्या आपका बाहरी जो आपके पास शेल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, और यू कैन से अ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। हम जो बाहरी आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं ना, उसी को हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं, और जो उस आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उसे हम बोलते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, और यू कैन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो दिस इज योर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोलते हैं इसको, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी होंगे, अभी हम फिलहाल बात नहीं कर रहे कितने होंगे, अभी मैं देखो यहाँ नेम मिल गया इनर्ट गैस। आपको पता होगा इनर्ट गैसेस कौन कौन होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, 18 ग्रुप की होती है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, यही होती है। तो वहां पर क्या होता है ना, आपके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे मैं बात कर लूं हीलियम को छोड़ के, हीलियम डुप्लेट कंप्लीट करता है। ठीक है, नियॉन की बात कर लूं, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10, तो आप कह सकते हो 2 8, यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8। ठीक है, फिर आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, आर्गन आता है 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
तो 2 8 8 यानी 18। तो आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो इसका मतलब वो इनर्ट गैस होती है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर कैटायन की बात करनी है। मुझे ये पता है कि इनर्ट गैसेस तो कैटायन बन नहीं सकती, है ना, बहुत ही कम रेयर चांसेस होते हैं, मतलब ना के बराबर, क्योंकि नॉन रिएक्टिव होती है, पता है, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल ऑलरेडी कंप्लीट होता है। तो ऐसे कौन से कैटायंस हैं जो इनकी तरह से बिहेव करेंगे? बिहेव कहने का मतलब जिनके आउटर मोस्ट शेल में मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो कौन से मेटल्स हो सकते हैं, या वो मेटल्स कैटायन के रूप में होंगे आपके, ठीक है। तो देखो कौन से होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अल्कली मेटल्स, ठीक है। अब मुझे एक बात पता है कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया सोडियम, पोटेशियम, लिथियम कैसे एग्जिस्ट करते हैं? +1 के फॉर्म में। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो इनर्ट गैस को अचीव कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि हर एक सिस्टम चाहता है अपने आप को स्टेबलाइज करना, है ना। तो जो आपके पास अल्कली मेटल्स होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपने आप को स्टेबलाइज कर लेते हैं। उनके आउटर मोस्ट ऑक्टेट बोलते हैं ना, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे मैं बात करूं सोडियम आयन, ठीक है, तो क्या होता है इसका 2 8। अब मुझे एक बात बताओ, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? 2 8 1 होती है, यानी 11 एटॉमिक नंबर होता है। अगर मैं सोडियम आयन लिख दूं तो कितना हो जाएगा? 2 8, यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8। फिर मैं लिख दूं पोटेशियम, पोटेशियम कितना हो जाएगा? 2 8 8, है ना, क्योंकि 19 एटॉमिक नंबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा पॉजिटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। कहां से हुआ? आउटर मोस्ट शेल से हुआ है। तो कितने रह गए? 2 8 8। तो मैं कह सकती हूँ कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं? 8। इसलिए ये +1 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कैटायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं अगर इसके एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो मैं क्या कह सकती हूँ? अल्कली मेटल हो गए, अल्कली मेटल यानी फर्स्ट ग्रुप वाले, ठीक है। ये कौन से वाले आपके? फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल्स, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन। अब इस तरह से एग्जांपल्स दे सकते हो, ठीक है। दूसरे आपके पास मतलब जो भी अल्कली मेटल्स की सीरीज होगी आप उसमें से कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। लिथियम को नहीं लिखना यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी बाद में रीजन, क्योंकि आपके पास ना अब ऑब्वियसली केमिस्ट्री पढ़े, थोड़ी बहुत एक्सेप्शंस तो होंगी होंगी। पहले हम वो चीजें करेंगे जहाँ एक्सेप्शंस नहीं है, फिर मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जहाँ एक्सेप्शंस फॉलो होती हैं। यहाँ पर भी तो लिथियम उसका केस है जहाँ एक्सेप्शन फॉलो होगी, ठीक है। यहाँ देख लिया। अब मुझे एक बात बताओ, अल्कलीन अर्थ मेटल्स यानी सेकंड ग्रुप, वो कौन से होते हैं? अल्कलीन अर्थ मेटल्स, ठीक है, सेकंड ग्रुप वाले कौन से होते हैं मेरे पास? जैसे मैं बोल दूं मैग्नीशियम, बेरिलियम को काउंट नहीं करना है, जैसे मैंने लिथियम को काउंट नहीं किया। मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव, Mg+2, 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा, क्या आ जाएगा? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। तो अगर मैं 2 8 यानी 10 आ गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, ठीक है। मैग्नीशियम के बाद क्या आता है? कैल्शियम आप लिख सकते हो 2 8 8, 20 एटॉमिक नंबर होता है, तो 18 आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद। तो इसी तरीके से फर्स्ट यानी अल्कली ग्रुप और अल्कलीन अर्थ मेटल्स यानी जो फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, वो किस कैटेगरी में आते हैं? इनर्ट गैस की कैटेगरी में आते हैं। मींस इनर्ट गैस नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे? कॉन्फिगरेशन ऑफ कैटायन पढ़ रहे हैं, मतलब जो कैटायंस इनर्ट गैस की तरह से बिहेव करते हैं, दैट इज नोन एज योर इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन में आपके वो आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास स्यूडो। अब ये पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब कोवेलेंट कैरेक्टर को आप डिसाइड करोगे ना, उस टाइम आपको पता चलेगा कि लेफ्ट राइट हमने पढ़ तो लिया, इंक्रीज करता है, बट कैसे इंक्रीज करता है, तो वो यहाँ से पता चलता है मुझे, ठीक है। पहले मैं तीनों चीज बताऊंगी, उसके बाद मैं बताऊंगी कैसे आप इनको कंपेयर करोगे। ये वाले यानी कि मैं कह सकती हूँ जो आपके फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप वाले हैं वो किस ब्लॉक के हैं? एस ब्लॉक के। इतना समझ में आता है। और एस ब्लॉक मेरा कहाँ होता है? लेफ्ट हैंड साइड। तो लिखते जाओ, जो एस ब्लॉक वाले होते हैं वो कहाँ होते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लेफ्ट से मूव कर रहे हैं सीधा राइट की तरफ। दूसरा मेरे पास क्या आ गया? डी ब्लॉक। तो ऑब्वियसली जो आपके पास स्यूडो इनर्ट गैस आएंगे वहां पर वो डी ब्लॉक वाले आएंगे, ठीक है। देखो कैसे। स्यूडो इनर्ट गैस का मतलब क्या होता है? स्यूडो मीन्स होता है एक तरीके से आप कह सकते हो नकली, झूठा, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा आउटर मोस्ट में 8 नहीं होते, ठीक है ना। वहां पर क्या होगा? 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब मैंने क्या बोल दिया, जैसे आप एक बात बताओ मुझे, यहाँ आपने टोटल इलेक्ट्रॉन कितने काउंट किए? 8 16 17 18 हो गए। तो ये है तो एक्चुअली में 18 इलेक्ट्रॉन्स। रूल कौन सा फॉलो कर रहे हैं? इनर्ट गैस वाला, है ना। तो स्यूडो इनर्ट गैस मतलब मैंने झूठ बोल दिया एक तरीके से, मतलब मैंने उसको एक तरीके से ना इस चीज को पहले तो आप बोलते 18 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन मैंने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए फॉलो किया ये रूल, है ना। लेकिन अगर यही बात मैं बोल दूं, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल की बात की थी सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, लेकिन अगर मैं इसको टोटल बोल दूं ना, टोटल यहाँ पे कितने हो रहे हैं?
18 हो गए ऑब्वियसली। और अगर मैं यही बात अगर इस तरीके से बोल दूं, टोटल की जगह मैंने क्या कर लिया, मैंने ये बोल दिया कि आउटर मोस्ट शेल में मेरे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या होंगे, सूडो इनर्ट गैस। मतलब पहले आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे। अब कितने बोल दिए मैंने, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन्स, तभी मेरे पास स्यूडो इनर्ट गैस वो बनेगा। मतलब रूल तो उसमें भी फॉलो होना है। तो वो कौन से हो जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन के अंदर, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले कौन से मेटल्स होंगे जिनके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, वो कौन से होते हैं, देखो ध्यान से। जैसे इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे मैं बोलूं कॉपर, मुझे पता है 3D का एलिमेंट है। अब मुझे एक बताओ, अगर कॉपर फॉलो करेगा तो ऑब्वियसली 4D वाला भी कर रहा होगा, 5D वाला भी कर रहा होगा। कौन सा, कॉपर के नीचे क्या आता है, सिल्वर, सिल्वर के नीचे आता है गोल्ड, AU। ठीक है, बताओ कैसे हो रहा है फॉलो। 3D में ही आपके पास जिंक आता है, जिंक पॉजिटिव 2 एग्जिस्ट करता है। यहां पर जिंक के बाद नीचे क्या आता है, जिंक, कैडमियम, मरकरी। थोड़ा इस तरीके से याद करना, जल्दी याद हो जाएगा। ये याद कर लेना, ये तो पता ही आपको कौन से में आता है। ये आपका कौन सा ग्रुप में आएगा, ये आपका आता है, ये आपका 11th ग्रुप का एलिमेंट है, ये 12th का। ठीक है, 13 के बाद 13 में तो आपके पी ब्लॉक आने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। मतलब ये वाला आपके पास 3D वाला है, ये 4D, 5D ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स क्यों बोला हमने इनको, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन लाई करती है, किस किस के बीच में, S और P ब्लॉक के बीच में। जैसे S ब्लॉक है, फिर D ब्लॉक है, फिर P ब्लॉक है, तो S और P ब्लॉक के विद इन बीच में आते हैं, लाई करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मतलब ट्रांजिशन होना, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होना, वैसे तो ये कहा जाता है, लेकिन हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये बीच में आ रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ चेंज होने में ये बीच में लाई करते हैं, यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो प्रॉपर्टीज क्या रही है, विद इन एस और पी ब्लॉक के बीच में आ रही हैं। तो देखो यहाँ पर अगर मैं एक का बता देती हूँ, बाकी आप एज इट इज देख लेना अपनी बुक में, ठीक है, क्योंकि इसका जो रूल फॉलो होगा वो तीनों के लिए, क्योंकि तीनों सेम सीरीज में है, और ये वाले भी तीनों, क्योंकि टॉप टू बॉटम ये ग्रुप में है, ठीक है ना। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सिमिलर सी रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो है, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जितने मैं इनके लिए बताऊंगी, ठीक है। अब जो कॉपर के लिए आउटर मोस्ट शेल बनेगा वही इनके लिए भी बनेगा, मतलब उतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसमें, है ना। बस शेल का क्या है, शेल इंक्रीज जरूर हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स लास्ट वाले में उतने, जैसे आप बोलते हो ना, सोडियम बोल दिया आपने, पोटेशियम, तो ये ग्रुप में ही तो लाई कर रहे टॉप टू बॉटम। तो ये कैसे होता है, 281 होता है, ये 2881 होता है। आउटर मोशन में तो सेम इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो सिमिलरली इनमें भी ऐसा ही होगा, है ना, टॉप टू बॉटम। कॉपर पॉजिटिव। अब मुझे एक बात बताओ, कॉपर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो यहाँ से, इसका क्या होता है ना, 1s2 2s2। इसका एटॉमिक नंबर वैसे तो 29 होगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, 28। फाइन, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी इसकी। मैं एक और के लिए देती हूँ, जिंक 2 पॉजिटिव, क्योंकि ये समझ में आ गया तो आप टॉप टू बॉटम तक को क्या करना है, बस यहाँ पर 4d10 और यहाँ कितना जाएगा 5s1, इस तरीके से, मतलब शेल के नंबर बढ़ेंगे, अदरवाइज सेम रहेगा आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ मैं आपको कॉपर और जिंक का बता रही हूँ। अब जिंक का अगर मुझे +2 करना है तो मैं कितना कर दूंगी, 30 एटॉमिक नंबर होता है जिंक का, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने का कितना रह जाएगा, 28 इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसे करूंगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। ये मैंने, सॉरी एक बार मैं काम करना ये कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करवा दो, तो 4s0, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करवा दो, 4s0, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर 1s2 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2 फर्स्ट शेल आपको आई थिंक आते होंगे, नहीं तो मैं बता देती हूँ, सिंपल है। जो ये रिप्रेजेंट होता है ना, एस मतलब सबशेल से पहले, SPD सबशेल है, सबशेल से पहले जो लिखा जाता है वो n होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो शेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 क्या है, फर्स्ट शेल, 2 क्या है, 2s2 2p6 2s2 2p6, ये आपके पास सेकेंड शेल है, n = 2। थर्ड वाला कौन सा है, ये वाला, क्योंकि s में तो 0 हो गया लास्ट में, है ना। तो थर्ड शेल कौन सा आएगा, 3s2 3p6 3d10। अब तो अब मुझे एक बात बताओ, दिस इज आवर फर्स्ट शेल, बिफोर करस्पॉन्डिंग टू n = 1, करस्पॉन्डिंग टू n = 2, करस्पॉन्डिंग टू n = 3, ठीक है। तो ये 3s2 3p6 3d10 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए आउटर मोस्ट शेल में। ये आपके पास क्या है, आपका आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल, और इलेक्ट्रॉन्स कितने इसके पास, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो 10 + 6 + 2 18 इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैंने यही कहा था, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं स्यूडो इनर्ट गैस।
ठीक है। अब एक बात समझो, यहाँ पर कोवलेंट कैरेक्टर जो होता है ना, वो स्यूडो इनर्ट गैस का इनर्ट गैस से ज्यादा होता है। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे में लिखना है, उसका भी रीजन बताऊंगी क्यों होता है ऐसा, लेकिन आपको एक बार के लिए ध्यान रखना अभी जब तक समझा रही हूँ, ठीक है। ये जब कंप्लीट हो जाए तो कंप्लीट होने के बाद ये मैं आपको बताऊंगी ऐसा क्यों होता है। फाइन, तो पहले इनर्ट गैस वाले कौन से हैं, एस ब्लॉक। स्यूडो वाले मैंने कौन से बता दिए, डी ब्लॉक। अब मेरा कौन सा रहेगा, नॉन इनर्ट पी ब्लॉक वाला, तो यहाँ लिख लो पी ब्लॉक। और मैंने क्या सीक्वेंस बताया है, इस तरीके से कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता है। सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे कि क्या क्या होता है, यही एक सिंपल से कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम नॉन इनर्ट गैस में कौन कौन से आ गए, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया CCl4 पॉजिटिव, मतलब इसके अंदर है ना, क्योंकि देखो क्लोरीन कार्बन क्या X, क्लोरीन पर -1 चार्ज है तो 4 क्लोरीन है तो -4, तो X = 4, यानी कि कार्बन पर +4 चार्ज आ गया। सिंपल है, तो रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ते हो यार। अब यहां देखो CCl4 हो गया, ठीक है, PbCl2 हो गया। तो मतलब जहां पर भी आपको पी ब्लॉक के एलिमेंट्स मिल गए ना, जैसे कार्बन मिल गया, Pb वाला मिल गया, BCl3 बोरोन वाला मिल गया, तो जो भी आपको पी ब्लॉक के मिलते हैं ना, तो वो आपके नॉन इनर्ट गैस में आते हैं। या फिर आप उनको कुछ भी मत बोलो, दो ही चीज याद रखो, एस ब्लॉक वाली और डी ब्लॉक वाली। पी ब्लॉक वाली अंडरस्टूड है कि इंक्रीज ही करना है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों। देखो यहाँ पर क्या है, C4+ है, देखो ध्यान से, अब कार्बन 4+ है, तो कार्बन में अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करवाऊँ, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p। कितना कार्बन का चार्ज कितना, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं कार्बन में, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करे तो क्या बचता है, 1s2। अरे डुप्लीकेट का तो कुछ करना ही नहीं अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर ना तो ये इनर्ट गैस है ना सूडो इनर्ट गैस है, कुछ भी नहीं बन रहा है। लेकिन बस यहाँ पर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, अब हम इनके सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखेंगे, लेकिन सिर्फ आपको ध्यान कितना रखना है कि जो पी ब्लॉक आते हैं नॉन इनर्ट गैस होते हैं, मतलब ना तो वो इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, ना तो उनके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ना उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जो उसके अलावा मिडिल में कुछ भी आता रहे, मतलब ठीक है ना, 36 आए, कुछ और आए, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब आउटर मोस्ट शेल में ना तो 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके प्रेजेंट, ना ही आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। फाइन, तो हमेशा क्या रखना है कि S से D, D से P। अब देखो उसका रीजन सुन लो ऐसा क्यों होता है। देखो मुझे एक चीज का पता है कि इसके अंदर जो आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, वहां पर जब भी कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है तो डी ब्लॉक आता, मतलब डी इलेक्ट्रॉन्स आपके आएंगे ही आएंगे, है ना। ऐसा इसमें एस ब्लॉक में तो नहीं हो रहा है ऐसा, है ना। तो यहाँ पर देखो ऐसा एक्चुअली क्यों हो रहा है। अब आपके पास एक बात बताओ, और यहाँ पर एक बात बता देती हूँ, जब यहाँ पर आपके डी ब्लॉक में डी इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे, प्लस में आपके एफ भी आने स्टार्ट हो जाते हैं, वहां पर क्या है ना, वहां पर डी एफ दोनों आ रहे हैं। यहाँ पर देखना, लेड की कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखना, यहाँ पर F14 आता है बीच में, और यहाँ पर D10 भी आता है, 14 D10। सिंपल समझाने के लिए है, इसमें D भी आ रहा है, F भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग तो D नहीं आ रहा है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे D इलेक्ट्रॉन्स अगर आ रहे हैं, मुझे एक बात बताओ, जो आपके पास स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट आप बात करते हो, सबसे ज्यादा किसका स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, S का, देन P का, देन D का, देन F का। देखो मैं थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ, अदरवाइज जरूरत नहीं होती इतनी ज्यादा इसकी। मतलब न्यूक्लियर चार्ज को, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर चार्ज से अच्छी तरह कौन प्रोटेक्ट कर पाता है, शील्ड कर पाता है, S इलेक्ट्रॉन्स, देन P, देन D, देन F, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां से पता चल रहा है कि शील्डिंग इफेक्ट सबसे कमजोर किसका होगा, D का और F का, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ बताया कि जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो आएंगे डी ब्लॉक में। अगर डी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसमें से उनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। जितना ज्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है किसी का, जिस सबशेल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियर चार्ज से नहीं प्रोटेक्ट कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ज्यादा क्लोज आना स्टार्ट हो जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज के, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, उनका जो रेडियस है वो कम होता जाता है। जो आप पढ़ते हो ना पी ब्लॉक में इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो कहीं ना कहीं रीजन यही है शील्डिंग का इफेक्ट का, क्योंकि वहां F14 भी आने लग जाता है, D10 भी आने लग जाते हैं। तो F और D का तो वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, देखो यहाँ पर इन दोनों का ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट।
जिसकी वजह से जो Z इफेक्टिव होता है वो इंक्रीज करने लग जाता है। आई होप आपको शील्डिंग इफेक्ट के बारे में पता होगा, नहीं तो थोड़ा बहुत मैंने आपको यहाँ समझा ही दिया है कि जो Z वाला, अब देखो यहाँ पर इनकी शेप की वजह से ऐसा क्यों, ऐसा शेप की वजह से डिफ्यूज शेप होती है डी ऑर्बिटल की। मैंने आपको एक डिफ्यूज ऑर्बिटल के ऊपर भी एक वीडियो अपलोड कर रखी है आपकी, 5 मिनट्स की 10 मिनट्स की है, तो वो देखना, उसमें पता चल जाए, क्लियरिटी बन जाएगी क्या होता है डिफ्यूज ऑर्बिटल। तो वहां से अगर आपको ज्यादा जानना है तब की बात है, अदरवाइज इतने से काम चल जाएगा आपका। यहाँ देखो, यहाँ पॉजिटिव है। अगर मुझे एक बात बताओ, बीच में शेल के, मैंने बहुत सारे शेल नहीं बनाए, सिंपल समझा रही हूँ, अगर डी इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट हो गया, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, अब इसका तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, ये बचा ही नहीं पाएगा इस इलेक्ट्रॉन को इसके न्यूक्लियर चार्ज से। तो यहाँ से क्या होगा, इनके पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा, ये क्लोज आना, थोड़ा सा क्लोज आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे वजह जो इनका एटॉमिक नंबर होता है उसी के अकॉर्डिंग Z निकलता है आपका। Z होता है ना ये वाला चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो मतलब जो पहले एक्सपीरियंस कर रहा था ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियर चार्ज को, जिनकी अट्रैक्शन चल रही थी, अब उससे ज्यादा ये फील करने लग जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्यों? बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। इसकी जैसे DZ इफेक्टिव इंक्रीज होता है, जिसके हम कहें थोड़ा सा साइज में हल्का सा रिडक्शन होता है, कम हो जाता है थोड़ा सा साइज, आप कह सकते हो, ठीक है, मतलब ज्यादा अट्रैक्ट होने की पावर होती है। अब मुझे बताओ, आपको मैंने कोवलेंट उसमें बताया था जब इनिशियली इसी फेजान रूल में, कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा किसी भी कैटायन पर, उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा कोवलेंट करैक्टर होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, Z इफेक्टिव बढ़ गया, Z इफेक्टिव बढ़ गया मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया मतलब पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी मतलब कोवलेंट करैक्टर बढ़ गया। देखो ध्यान से, Z इफेक्टिव बढ़ गया तो क्या हो गया आपके पास, कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन इंक्रीजेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चार्ज कैटायन पे बढ़ा मतलब उसकी पोलराइजिंग, PP मींस पोलराइजिंग पावर बढ़ी, पोलराइजिंग पावर बढ़ी तो मतलब कोवलेंट करैक्टर बढ़ा। तो सारा इंटरलिंक है, जितना छोटा कैटायन होगा, जितना ज्यादा छोटा कैटायन कैसे हो सकता है, उस पर चार्ज इतना ज्यादा पॉजिटिव होगा, चार्ज ज्यादा पॉजिटिव मतलब Z इफेक्टिव ज्यादा। Z इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा जो ये एक्सपीरियंस कर रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर F इलेक्ट्रॉन्स होते तो और भी ज्यादा क्या होता, Z इफेक्टिव ज्यादा बढ़ जाता, ज्यादा कोवलेंट करैक्टर बढ़ जाता। वही P ब्लॉक में चलता है आपका, ठीक है, क्योंकि D ब्लॉक के बाद P ब्लॉक आ रहा है, जिसके अंदर F इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे, D इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे, और लेड में वही केस होता है। लेड में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में F भी आ रहा है, D भी आ रहा है, जिसकी जैसे दोनों की पुअर शील्डिंग है, मतलब D से भी ज्यादा पुअर शील्डिंग F की है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, Z इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन और भी ज्यादा बढ़ गया, किसके टुवर्ड्स, उस कैटायन के टुवर्ड्स। तो मुझे बताओ, पोलराइजिंग पावर बढ़ गई, पोलराइजिंग पावर बढ़ गई तो कोवलेंट करैक्टर बढ़ गया, क्योंकि हम कैटायन के रूप में देख रहे हैं इस पे। एक बार कैटायन का जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होती है उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होता है, उतने ज्यादा कोवलेंट करैक्टर होता है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, SDP, तो यानी कि मैं ये कह सकती हूँ, देखो ध्यान से, अब S वाले इनर्ट वाले, इसको लिख लो यहाँ पे इनर्ट, इसको लिख लो यहाँ पर स्यूडो इनर्ट, स्यूडो इनर्ट, इसको लिख लो नॉन इनर्ट। ये याद ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना कि लेफ्ट टू राइट कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज कर रहा है, मैंने समझा दिया है, यहाँ Z इफेक्टिव इंक्रीज करता है। S वाले में ऐसा कोई केस नहीं बनता। S में आपको पता ही है कि लार्ज साइज होता है सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में, फर्स्ट ग्रुप का, फिर सेकंड, ठीक है। इस तरीके से लेफ्ट राइट मतलब डिक्रीज करता है साइज, है ना। तो भी एक रीजन हो सकता है, कोवलेंट करैक्टर बहुत सारे रीजन बताते हैं लोग, बट ये जो फैक्चुअल रीजन है वो यही है, एक्चुअल रीजन यही है कोवलेंट करैक्टर का डिक्रीज करने का। बाकी बहुत सारे रीजन दिए जाते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करके देखते हैं, तो आपको तो क्लियरिटी बन जाएगी माइंड में कि कैसे हमने जो समझा था उसको हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। बस ये ध्यान रखना, अगर ये चीज माइंड में नहीं क्लियर हो रही तो भी एक बात ध्यान बता देती हूँ, अगर थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा साइज क्या होता है, लेफ्ट टू राइट साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, आपको पता है। हाँ, बहुत सारी फ्लक्चुएशंस होती है, बट जनरली हम क्या केस बोलते हैं कि लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट टू राइट मींस S से P ब्लॉक के टुवर्ड्स हम जब मूव करते हैं तो आपका साइज डिक्रीज करता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कैटायन का साइज डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या, उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है, पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है तो मतलब कोवलेंट करैक्टर बढ़ रहा है। ये सिंपल आप याद कर सकते हो अगर आपको इतनी सारी चीजें याद नहीं रहती, बट एक्चुअल में ये चीज तो लिख कर आनी पड़ेगी एग्जाम में, चाहे आप 11th-12th के बच्चे हो या फिर आप बड़े लेवल पे हो, तो भी आपको ये चीजें लिखनी होती हैं, और अंडरस्टैंडिंग के लिए यही चीजें होती हैं, ठीक है। उससे काम नहीं चलता, वो बस एक रिकॉग्नाइज मतलब मेमोरी बेस्ड चीज हो जाती है कि आपको याद रहे, ठीक है ना।
तो चलिए, सिर्फ आपकी जब आप एमसीक्यू करते हो ना, वो जस्ट एक आपके इंटेलिजेंस को शो करती है, ठीक है, आपकी बुद्धि जस्ट इंटेलिजेंस को शो करती है। वो आपकी सिर्फ एक कन्वर्जेंट थिंकिंग को शो करती है। मतलब जहां पर क्या है ना, आपको सिर्फ एमसीक्यू पर ही टिक करना होता है, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग तब होती है जब आप इस चीज को पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताते हो, मतलब बहुत सारे तरीकों से आप इसको समझाओगे, ठीक है। तो चलिए, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट, इसके क्वेश्चंस कुछ बता देती हूँ। जो हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी ना, तो उस बेस पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं आज हम, ठीक है। इसका सब अभी मैंने आपको फिलहाल यही समझाया है, तो इसके बेस पे समझा देती हूँ। और जो आपके नए क्वेश्चंस बनेंगे वो भी, और कुछ हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आप थर्मल स्टेबिलिटी, आयनिक पोटेंशियल के बारे में स्टडी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। जो इस वीडियो में रह जाएंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चंस उसमें हम ट्राई कर लेंगे, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, जो हमारे पास ये हम क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं कुछ इसके, ठीक है। अभी हम सिंपल, बिल्कुल सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करेंगे। आज हम वीडियो में सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी इसी के ऊपर, उसमें हम कुछ कॉम्प्लेक्स और एक्सेप्शंस को ट्राई करेंगे, मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को भी ट्राई करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और साथ ही साथ कुछ एक्सेप्शंस को पढ़ेंगे जो फैजान रूल में आते हैं, ठीक है। आज सिंपल पढ़ेंगे जो आपको, ताकि थोड़ा सा एक आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। NaCl है, CuCl है। देखो यहाँ पर जो सोडियम है ना आपके पास, वो S ब्लॉक का एलिमेंट है, कॉपर पॉजिटिव D ब्लॉक का एलिमेंट है, चार्ज दोनों पे सेम है। तो कंपैरिजन कैसा बनेगा आपका, यहाँ पर ये वाला क्या है, ये वाला कौन सा बताया था, इनर्ट गैस में आएगा, ये स्यूडो इनर्ट गैस में। तो स्यूडो इनर्ट गैस का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इनर्ट गैस, ठीक है। तो ये आएगा कोवेलेंट कैरेक्टर। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि जो आपके पास कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, बताना मुझे जरा। एक तो होता है आपके पास चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है, उतने ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी, उतना ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, CC, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था जितना छोटा साइज होगा, है ना, साइज ऑफ कैटायन, ये कैटायन के बेस पर था, है ना। नेक्स्ट मैंने आपको एक बताया था, जितना ज्यादा चार्ज होगा एक एनायन के ऊपर, उतना ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर, चार्ज ऑन एनायन। ये ऐसा क्यों था, बिकॉज उसकी पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, इस वजह से क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता है। ये बताया था, ये प्रीवियस वीडियो में सब करवा चुकी हूँ। और दूसरी बात, यहाँ तो देखो साइज छोटा उतनी ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, यहाँ साइज जितना बड़ा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उतनी वीकली हेल्ड होंगे, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ये मैं ऑलरेडी स्टडी करवा चुकी हूँ, साइज ऑफ एनायन, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बताया था कि जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि आपको एक पॉइंट लिखवाया था मैंने, ध्यान से देखना, प्रॉपर्टीज में लिखवाया था, जो इन्फ्लुएंस होते हैं पोलराइजेशन, जो प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती हैं पोलराइजेशन से, उसमें लिखवाया था मैंने आपको कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कोवेलेंट कैरेक्टर का कम होता है, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतने उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है आयनिक कंपाउंड्स का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो जो हमेशा चीज याद रखना, ये जो है हर बार के लिए वैलिड थोड़ा सा नहीं होगा, इसका मैं रीजन बाद में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि क्यों होता है ऐसा, वो देखना जरूर। वहां पर लैटिस एनर्जी आयनिक कंपाउंड्स के लिए कब यूज की जाती है वो भी फैक्टर होगा, वो एक्सेप्शन में आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा मार्क कर लेना कि ये अभी के लिए तो फिलहाल आप याद रखो, जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शन होंगे वहां बताऊंगी। तो ये सिंपल रख लेना, लिखवाया था ना कि मेल्टिंग पॉइंट कम होता है कोवेलेंट कंपाउंड्स का, मतलब जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा उतना ही कम वो उसका मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस होता जाएगा। तो अगर आपसे मैं पूछूं इसी के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करो, तो किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, Cu पॉजिटिव, CuCl का एज कम्पेयर टू NaCl का, रीजन मैंने बता दिया। लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछे तो आप क्या लिखोगे, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखोगे तो इसका जस्ट रिवर्स कर देना, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट NaCl का ज्यादा हुआ एज कम्पेयर टू CuCl, क्योंकि CuCl ज्यादा कोवेलेंट है एज कम्पेयर टू NaCl। या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि NaCl ज्यादा आयोनिक है एज कम्पेयर टू CuCl, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स का जो आयोनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर दोनों दूसरे को जस्ट रिवर्स होते हैं। आयोनिक कैरेक्टर इज जस्ट रिवर्स ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। तो यानी कि जो आयोनिक कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट के, ठीक है। तो यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो कि जिसका ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उसका कम मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ऑब्वियसली यहीं से। तो ये तीन चीजें याद रखो, इनसे सारे क्वेश्चंस होंगे आपके, या जो मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ।
LiCl, BeCl2, BCl3, CCl4। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो भी ठीक है, अदरवाइज सबसे पहले आपको चीज क्या देखनी है, ये वाली, ये दो चीज देखनी पड़ेंगी आपको। देखो ध्यान से, जहां चार्ज सेम आ जाते हैं ना, वहां पर कॉन्फ़िगरेशन देखने की कोशिश किया करो, अदरवाइज तो ये दो कंसेप्ट सबसे पहले लगाओगे आप। देखो यहाँ पर चार्ज, देखो कैटायन के ऊपर पहले पहले ही मत लगा ले जाना कुछ भी कंसेप्ट, +2, फिर यहाँ +3 चार्ज है, यहाँ +4। अब देखो क्लोरीन तो सेम है, एनायन का तो कोई फैक्टर काम कर नहीं रहा, कैटायन का फैक्टर काम कर रहा है, चार्ज कैटायन पर बढ़ रहा है और कोवेलेंट फैक्टर बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पर कोवेलेंट फैक्टर इंक्रीज करता है इस डायरेक्शन में। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछूं तो इसका जस्ट रिवर्स कर देना, ठीक है। NaCl, MgCl2, AlCl3, देखो यहाँ पर +1, +2, +3। ऑब्वियसली आपको एक चीज और यहाँ पे दिख रही होगी कि पी ब्लॉक का ज्यादा कोवेलेंट फैक्टर आ रहा है अपने आप, ऑब्वियसली आ रहा है, लेकिन आप सबसे पहले यही कंसेप्ट लगाओगे, वो जो आपके पास बताया मैंने कौन कौन सा, कि SPD कोवेलेंट फैक्टर इंक्रीज करता है, वो सॉरी SDP ये आप बाद में लगाओगे, ठीक है। पहले आपको यही लगाना, जब चार्ज सेम हो जाए तो ये लगा देना। अब देखो यहाँ पर इन दोनों में ऐसा इंक्रीज करें, सिंपल है, +2, +4, ज्यादा किसका होगा, ये टिन वाला, देखो टिन टिन, ये दोनों ही किस में आते हैं, आपके पी ब्लॉक में। और पी ब्लॉक में देखो कॉन्फिग जो आपके कैटायन पर चार्ज है, एनायन तो सेम ही दिख रहा है, कैटायन को देखो, जो डिफरेंट दिख रहा है उसको देखा करो। यही वाले फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं बेसिकली। हम मैं वो भी कराऊंगी, सॉल्युबिलिटी कैसे अफेक्ट होती है, ठीक है, वो क्वेश्चंस भी कराऊंगी, तो सारा करवाऊंगी, चिंता मत करो, ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा आपका क्लियर होगा, ठीक है। +4 आ गया, तो ज्यादा कैटायन का चार्ज होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट फैक्टर। Ge+2, Ge+4 जर्मेनियम, 13 ग्रुप का एलिमेंट है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। अब यहां देखो Pb+2, Pb+4, ज्यादा किसका होगा, +4 वाले का, सिंपल है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ चार्ज तो सब में सेम है, तो क्या देखूं, अब देखो X जो है ना, मैंने यहाँ लिखा हुआ है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन नहीं लिया हुआ, क्यों नहीं लिया मैंने, यहाँ पे भी इसका मीनिंग है। देखो बेटा, जो फ्लोरीन होता है ना, उसकी पोलराइजेबिलिटी बहुत कम होगी पहली बात, तो हम वो कोवेलेंट कंपाउंड्स में नहीं पढ़ते उसको, ठीक है। पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या है, एनायन का चार्ज बहुत बड़ा होना चाहिए तभी वो कोवेलेंट फैक्टर काम करता है मेरा, तो इसलिए फ्लोरीन के एग्जांपल्स कहीं भी देखे नहीं जाएंगे जब भी आप कोवेलेंट फैक्टर को स्टडी कर रहे हो, वो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर कंसिडर कर लिए जाते हैं, जैसे कि लिथियम फ्लोराइड, बेरिलियम फ्लोराइड, तो ये सारे क्या होते हैं आपके आयनिक होते हैं, तो इसलिए वो एक्सेप्शन में चला जाएगा जो मैं आपको बताऊंगी बाद में, ठीक है। इसलिए क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के एग्जांपल्स मिलेंगे क्योंकि इनकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है, पोलराइज होने की सिचुएशन ज्यादा होती है इनमें, इसलिए कोवेलेंट फैक्टर ज्यादा पाया जाता है, इसलिए क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आएगा एनायन के रूप में आपका। तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्लोरीन भी लिख लो सबको, या फिर एक बार आप ब्रोमीन लिख लो सबको, या फिर आयोडीन, सबको अलग अलग मत कर लेना, पहले क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ऐसे नहीं, एक बार सारे क्लोरीन, फिर एक बार सारे ब्रोमीन, फिर से अब एक बार आयोडीन, सब में एक ही कंसेप्ट चलेगा। देखो कैसे, लिथियम में चार्ज सेम है, मतलब कैटायन का तो वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे, एनायन देखो, एनायन डिफरेंट जा रहा है यहाँ पर। या फिर एक आप बात बोल सकते हो, अगर मैंने यहाँ पे मान लेते हैं X को Cl रख लिया, ठीक है, कुछ भी सकते हो, ब्रोमीन रख लो, आयोडीन रख लो, क्लोरीन रख लिया मैंने यहाँ पे, मतलब एनायन तो फिक्स हो गया मेरे पास, मतलब एनायन की पॉसिबिलिटी भी गई। तो किस चीज पर डिपेंड करता है, देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है, साइज जितना ज्यादा होगा कैटायन का उतना ही कम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, मैंने ये बताया था आपको, जितना ज्यादा देखो साइज जितना छोटा हुआ ना कैटायन का, उतनी ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर काम करती, उतना कोवेलेंट कैरेक्टर प्रोड्यूस होता है। तो जितना छोटा साइज होगा ना कैटायन का, उतनी उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, ठीक है। तो कैसे आएगा, इस तरीके से देखो, सबसे छोटा साइज है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, टॉप टू बॉटम है, सबसे टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है, सबसे कम साइज किसका है, लिथियम का, जितना छोटा साइज उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, हाँ फाइन। यहाँ देखो, यहाँ पर BeX2, MgX2, एक काम के जब क्वेश्चन कराती हूँ ना तो लिख लिया करो साइड में कौन सा फैक्टर काम कर रहा है, उससे क्या होता है ना, आप जब पढ़ते हो तो क्विक रिवीजन हो जाएगी, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे हो रहा है। BeX2 सेम वही कर लो, X को एक बार क्लोरीन रख लो, फिर Br, फिर आयोडीन, मैंने मान लिया, फिर से X को Cl रख लिया, Br रख सकते हो, अपनी मर्जी है। Be यानी एनायन मैंने फिक्स कर दिया, एनायन फिक्स हो गया तो Be, बेरिलियम, मैग्नीशियम, चार्ज सब पे 2 है, तो चार्ज का फैक्टर काम नहीं कर रहा, कौन सा फैक्टर काम कर रहा है, टॉप टू बॉटम साइज का,
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है। सबसे छोटा साइज उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर, सबसे छोटा साइज सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर, ठीक है। MF, MCl, MbR, Mi। अब देखो यहाँ पर, अब मेटल यहाँ पर आप अगर आपको ऐसे लिखा ना लिथियम टू सीजियम है मेटल, देखो ध्यान से, यहाँ मैंने मेटल को मान लिया लिथियम हो गया, सोडियम भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, मतलब मेटल दे दिया इस बार आपको तो मैंने मान लिया मेटल Na है मेरे पास, मैं कुछ भी मान सकती हूँ क्योंकि इसमें दिया हुआ है, कोई भी मान सकते हो, ठीक है। तो अब मेरे पास मतलब यहाँ पर जो ये नेगेटिव आयन है वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। मेटल तो ले लिया सोडियम, सोडियम तो फिक्स हो गया। एनायन का साइज देखो बढ़ता जा रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज, साइज जितना ज्यादा उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी, उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ इसलिए फटाफट करा रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में करा चुकी हूँ। तो सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसका होगा, दिस वन, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ मैंने मेटल को मान लिया बेरिल। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने बोला एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है। देखो मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती हैं पोलराइजेशन से, वहां मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है कि जो आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ, अब एक बार बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ किन में देखी जाती है, एक होता है बेसिक स्ट्रेंथ, एक होता है एसिडिक स्ट्रेंथ। आप पढ़ते हो ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, बट क्या कॉज है उसका, रीजन क्या है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, जो आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ना ऑक्साइड्स की, एक बार ध्यान में रखना, जो एस ब्लॉक के होते हैं, मैंने आपको ये बताया था वहां पर भी करके भी दिखाया था, देखो ध्यान से, जैसे मेरे पास ये एस ब्लॉक का ऑक्साइड है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, अगर मैं इसकी हाइड्रोलाइसिस कर दूं तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेसिक होता है नेचर में। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो आपके पास एस ब्लॉक के होते हैं ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, ये समझाया था मैंने आपको वहां पर। और जो आपके जैसे मैंने बोल दिया CO2 ले लिया, ठीक है, पी ब्लॉक का ले लिया, या फिर आप P2O3 ये भी ले सकते हो जो आपने लिए हुए हैं, इनकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बन जाएगा H2CO3, जो कि आपके पास एसिडिक है। तो मैं कह सकती हूँ जो पी ब्लॉक के होंगे एलिमेंट्स या फिर ऑक्साइड्स होंगे वो एसिडिक नेचर शो करते हैं, और जो एस ब्लॉक के होते हैं वो क्या शो करते हैं, नेचर बेसिक शो करते हैं, यही समझाया था, है ना। तो एक तरीके से यहाँ देखो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स। अब मुझे इस ऑक्साइड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है, देखो यहाँ पे ध्यान से, KO2, MgO सब पे चार्ज कितना है वो देखो, पहले तो नेगेटिव, ये सुपर ऑक्साइड्स बनाता है, ठीक है ना। यहाँ पे चार्ज मत देख लें, यहाँ +1 शो करता है क्योंकि मुझे पता है इस ब्लॉक वाले अल्कलिन जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो +1 चार्ज शो करते हैं, अल्कलिन अर्थ मेटल +2, जिंक वाला भी यहाँ पे क्योंकि -2 चार्ज है ऊपर तो +2 आ जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ 2x -10 तो x कितना आ जाएगा 5, यानी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है फॉस्फोरस की। तो यहाँ पर देखो एक चीज देखने लायक क्या है, मुझे यहाँ देखो, यहाँ पे ये तो एस ब्लॉक के हैं, ठीक है, ये वाला कौन सा है, डी ब्लॉक का है, ये वाला पी ब्लॉक का है, तो लेफ्ट टू राइट तो इंक्रीज करना ही है आपका, क्योंकि मैंने क्या बताया था, इनर्ट गैस, सूडो इनर्ट गैस, देन आपका नॉन इनर्ट गैस, तो आपके पास कोवलेंट कैरेक्टर तो ऐसे इंक्रीज कर रहा है, ये क्या है, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है आपका। दूसरी चीज देखो यहाँ पे ध्यान से, ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज कर रही है, यहाँ दोनों सेम है, तो यहाँ पर मैंने कौन सा कंसेप्ट लगाना है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है, कैटायन की जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, कैटायन का चार्ज जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगी, ये बता चुकी हूँ मैं आपको, ठीक है, जितना छोटा उतना कोवलेंट कैरेक्टर, तो वहां से भी समझा सकते हो। दोनों का चार्ज सेम आ गया तो कैसे समझाओगे, दिस वन इज इनर्ट गैस, दिस वन इज सूडो इनर्ट गैस, कॉन्फिगरेशन जो शो कर रहा है कैटायन, तो ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर इसका होगा एज कंपेयर टू दिस, तो यहाँ पर ऐसे समझा देना। यहाँ कैसे समझाओगे, ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे, मतलब चार्ज ऑफ कैटायन के बेस पे समझा सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि पी ब्लॉक का है, अदरवाइज यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा चार्ज से कैटायन, पहले आपको चार्ज ही देखना है कैटायन एनायन का, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर अब मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछिए ऑक्साइड्स की, ये ऑक्साइड्स के फॉर्म में है, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव और ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑक्साइड्स है, मतलब O के साथ जो बनाते हैं मेटल कंपाउंड बना, दैट इज योर ऑक्साइड्स, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बोलते हो ना, तो ऑक्साइड्स हैं वो एक तरीके से। तो मुझे एक बात बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी हुई है, तो मैं एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यहाँ पर कोवलेंट कैरेक्टर के। तो देखो यहाँ से आपकी चीज और क्लियर हो गई माइंड में, मैंने आपको लिखवाया भी था कि जो इतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होता है उस कंपाउंड में। तो देखो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, मुझे दिख गया, तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी उसकी, मतलब
आपके पास अगर पूछे कोई तो ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा ऑक्साइड, तो ये वाला होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका P2O5 है ना, तो H3PO4 आता है इसका फोस्फोरिक एसिड, H3PO4 बनता है इससे फोस्फोरिक एसिड, जो इन सबसे स्ट्रॉन्ग आएगा एसिड। ठीक है, जैसे ये बनाया मैंने। ठीक है, पी ब्लॉक के ज्यादा एसिडिक होते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी एस ब्लॉक का कंसेप्ट है तो वो बेसिक नेचर में आते हैं, एसिडिक कम होते हैं। जैसे एस ब्लॉक है तो ये बेसिक शो करेगा नेचर एज कम्पेयर टू एसिडिक, और ये पी ब्लॉक है तो वो एसिडिक होगा। इतना समझ आया, क्योंकि इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है पी ब्लॉक वालों पे। यहाँ देखो नेक्स्ट बेसिक स्ट्रेंथ पूछी है। अब एक बात बताओ, जब एसिडिक स्ट्रेंथ तो कोवेलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो बेसिक तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि बेसिक वाले क्या बनाते हैं, एस ब्लॉक वाले, और एस ब्लॉक वाले कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता है उनका। कैसे देख सकते हो, देखो जो बेसिक नेचर होता है उनको एस ब्लॉक वाला होता है, मुझे पता है जो एस ब्लॉक होता है सीरीज में वो कम कोवेलेंट होता है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इनवर्स रिलेशन रखेगा। देखते हैं यहाँ से भी कैसे प्रूफ होता है। देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आता है 6। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा टेलुरियम में +3। सॉरी है ना, इसको Tl2 कर लेना। ठीक है, और कैसे निकालोगे, 2x - 2, तो x कितना आ जाएगा +1 ऑक्सीडेशन से। ठीक है, इसमें कैसे निकालोगे, 2x - 6 = 0, तो x = 3 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कितना आ जाएगा चार्ज, ऐसे निकाल लेना आप इसको। यहाँ कितना है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। अब यहाँ कैसे कंपैरिजन होगा देखते हैं। देखो, अब मुझे एक बात पता है, चार्ज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस, कैटायन का चार्ज बढ़ेगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो मैं कह सकती हूँ कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ से यहाँ तक तो क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, नो डाउट। अब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक देख लेते हैं, +3 +3 +3। अब बाल गंगाधर इन थाईलैंड। अब मुझे एक बात बताओ, ये एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर आपके पास टेलुरियम। ठीक है, ये वाला है, तो टॉप टू बॉटम मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास कैटायन है, क्योंकि ये कैटायन के फॉर्म में है ना, तीनों +3 है, कैटायन के फॉर्म में अगर साइज इंक्रीज करता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज करता है। यानी कि मैं ये बोल लूं, टॉप टू बॉटम कोवेलेंट कैरेक्टर क्या कर जाएगा मेरा, डिक्रीज कर जाएगा। क्यों, चार्ज तो सेम है कैटायन पे, साइज चार्ज क्या है, चार्ज सेम है, साइज आपका बढ़ रहा है, साइज बढ़ने से कोवेलेंट कैरेक्टर रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, साइज ऑफ कैटायन इज इनवर्स रिलेशन ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। इतना समझ आता है तो रिलेट करके चलो बस सारी चीजों को, बहुत इजी कंसेप्ट होता है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो क्या हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज चला गया। तो मैं यहाँ से देखो, इन दोनों को भी छोड़ दो फिलहाल।